Hello everyone, my name is Khushbu Sharma and in this video I'm going to discuss about the topic bail and its types in India. It is a very important topic if we look the, regarding the perspective of your exams or entrances or as a course. So before going further, I would like to share two concepts with you, that is procedural laws and substantive laws. राइट्स एंड लाइबिलिटीज इस्टेब्लिश होती हैं। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है, जैसे कि आपका आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, उसमें आपको सेक्शंस बता रखे हैं कि किडनैपिंग का कौन सा सेक्शन होता है, मर्डर का कौन सा सेक्शन होता है, रेप का, थेफ्ट का, एक्सटॉर्शन का। तो सिर्फ आपको सेक्शंस बता रखे हैं कि अगर आपके साथ चोरी हो जाती है, अगर आपके साथ रॉबरी कमिट हो जाती है, तो आप किस सेक्शन में इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक्शन लेना है तो एक्शन के लिए वेयर वुड आई गो, तो तब मैं अपना याद करूँगी प्रोसीजरल लॉज, जिसमें हमारा सीआरपीसी है, सीपीसी है, जिसमें हमारे प्रोसीजरल लॉज डिफाइन करे गए हैं कि अगर मेरे घर में चोरी हो गई है और अगर मुझे उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेने हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी, तो मैं सीआरपीसी में जाऊँगी या सीपीसी में जाऊँगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस समझना, प्रोसीजरल लॉज एंड सब्सटैंटिव लॉज। अब हम आगे बढ़ते हैं। So next is bailable and non-bailable offenses. So let me know in the comment section that offenses किस section में defined है और किस act के अंदर, किस code के अंदर इसको define करा गया है। So let's move further. So bailable and non-bailable offenses क्या होते हैं? Bailable offenses वो offenses होते हैं, अगर हम normal भाषा में समझें तो bailable offenses वो offenses होते हैं जिसमें easily आपको bail grant हो जाती है, और non-bailable offenses वो offenses होते हैं जिसमें आपको bail easily grant नहीं हो सकती है। अब ये तो बहुत ही साधारण सी भाषा हो गई, लेकिन अगर इसको हम और डिटेल में पढ़ें तो हम ये कहेंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें एज अ मैटर ऑफ राइट अ पर्सन जो अक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस कैन क्लेम दैट राइट, बट इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस द पर्सन कैन नॉट क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ हिज राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैटर ऑफ राइट है। नो वॉट वेयर दिस राइट हैज़ बीन डिफाइंड, दिस राइट हैज़ बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला जाता है कि अगर पर्सन कोई भी ऑफेंस के अंडर अक्यूज्ड है तो उसके पास पूरा का पूरा राइट है कि वो बेल क्लेम कर सकता है। अब जो बेल क्लेम करना या ना करना वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो उसे बेल देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस सेक्शन 2A ऑफ द सीआरपीसी में डिफाइन है। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, लाइक सिंपल हर्ट हो गया, अनलॉफुल असेंबली हो गए, एंड अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जांपल देखें लाइक रेप, सेडिशन, मर्डर हो गया, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ऑब्वियसली अगर हम किसी का मर्डर कर देंगे तो हमें ईजिली कोर्ट बेल ग्रांट नहीं कर सकती है। मैं जाके नहीं बोल सकती इट इज़ माई राइट एंड यू हैव टू ग्रांट मी बेल। नो, it solely depends on the discretion of the court. Now let's move further. What is basically bail? What do you understand by the word bail? Bail has not been defined in the code. पूरे कोड में, पूरे सीआरपीसी में, पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेल को डिफाइन नहीं करा गया है। जो वर्ड बेल है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बेलियर, जिसका मतलब होता है टू गिव और टू डिलीवर समथिंग। So bail denotes provisional release of accused in criminal case in which the court trial is pending and the court is yet to announce the judgment. तो बेल उस केस में मिलती है जहाँ पे कोर्ट का ट्रायल अभी पेंडिंग है, अभी जजमेंट नहीं आया है, एंड कोर्ट थिंक्स दैट कि कोई यूज़फुल नहीं है अगर इस पर्सन को हम जेल में रखेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि उसने कोई हीनियस क्राइम कमिट नहीं करा है। अगर उसने कोई हीनियस क्राइम कमिट करा होता तो उसको हम कस्टडी में ही भेजते। Now 3 टाइप्स की बेल्स होती हैं, रेगुलर बेल, इंटरम बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल। So in 2012, the Honorable Apex Court in Sanjay Chandra versus CBI case also opined that the grant or refusal to grant bail lies within the discretion of the court. यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि बेल देना या ना देना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस चेक करती है। इफ़ इट थिंक्स कि येस द पर्सन कैन बी ग्रांटेड बेल,
तो वो दे देंगे, अदरवाइज नहीं ग्रांट करते हैं। तो ये 2012 के केस में संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई के केस में इसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसने ये बोला था, जिसने ये ओपिनियन दिया था कि टू ग्रांट द बिल और टू रिफ्यूज द बिल ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. But the right to bail is not to be denied merely because of the sentiments of the community against the accused. That means अगर किसी ने रेप कमिट करा है या नहीं करा है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने रेप कमिट करा है एंड द सोसाइटी थिंक्स कि इसको हैंग टिल डेथ कर दिया जाए या इसको मार दिया जाए, जो कि एक्चुअली में होना चाहिए बट नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत चार्जेस पे भी जो अक्यूज्ड है वो फंस जाते हैं. तो हम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि राइट टू बेल को ग्रांट मत, राइट टू बेल को डिनाई कर दो, नहीं दे सकते हम आपको बेल, क्योंकि आपने हीनियस क्राइम कमिट करा है. अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा ही मिलनी चाहिए, आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए. तो हम सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को देख के, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को देख के जो अक्यूज़ के अगेंस्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग हम बेल को डिनाई नहीं कर सकते. नो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आसू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो 2017 केस है, बहुत ही रिसेंट केस है, इसमें भी एक डायरेक्शन इशू करी थी कि बेल एप्लीकेशंस जो भी दी जाती है वो नॉर्मली विद इन 1 वीक के अंडर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए. Now, before going further, I would like to tell you about the certificate course on bail. You can check about this course on our website, that is ledroitindia.in, or you can call us at the number given on the slide. So first of all, why this course? So why this course is you will get a total knowledge of about the bail. इस वीडियो में आपको एक क्रक्स मिल रहा है बेल का, बट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द बेल बॉन्ड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स इन अंडर बेल, तो दैट विल बी डिस्कस्ड अंडर दिस कोर्स. जो बेल है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर CRPC, which is actually a subject law student studies or the judiciary aspirants study. If you want to create your career in litigation and want to ace the advocacy skills, you must know the CRPC, the CPC, these codes. You should know about these. So if you want to study more about this topic in detail, you can visit the website. And the most important thing is it is affordable, it is very much affordable. You will get this course at rupees 500 only, and you will get e-certificate for it. This course is divided into two modules, that is module 1 and module 2. To know more about this course, you can visit the website or you can call at the given number. Now let's move further. सो व्हाट इज़ अ रेगुलर बेल? तो 3 टाइप्स के बेल्स होते हैं, रेगुलर, इंटरिम एंड एंटिसिपेटरी बेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द रेगुलर बेल. अगर एक पर्सन एक रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो दैट पर्सन कैन अप्लाई एज पर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ CRPC. Second thing is bail is a matter of right of the accused and not a privilege. Obviously, we have discussed it that bail is a matter of right which is guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution, and it is not a privilege. The court orders the release of a person who is under arrest from police custody after paying the amount as bail money. तो कुछ bail money होता है, कुछ bail bonds होते हैं जो देना पड़ता है अगर आपको अंडर अरेस्ट बंदे को रिलीज़ करवाना है. तो जो बंदा अंडर अरेस्ट होता है ऑलरेडी, उसको अगर हमें रिलीज़ कराना है, दैट इज़ अ रेगुलर बेल. सेकेंड इज इंटरिम बेल. तो इंटरिम बेल क्या होता है? जब कोर्ट एक डायरेक्ट ऑर्डर प्रोवाइड करता है, कोर्ट एक डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि आप जो है अक्यूज्ड को शॉर्ट टर्म या टेम्पररी बेसिस पे रिलीज़ कर दिया जाए जब तक उसकी रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है कोर्ट के सामने पेंडिंग है. तो बेसिकली क्या है, उसने रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रखा है बट अभी वो पेंडिंग है. तो कोर्ट क्या करती है, डायरेक्ट ऑर्डर दे देती है कि तब तक आप उसको टेम्पररी या शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिलीज़ कर दो जब तक उसकी रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं कर दिया जाता है. थर्ड आता है हमारा एंटिसिपेटरी बेल. एंटिसिपेटरी बेल इज अ डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट टू प्रोवाइड प्री अरेस्ट. दैट मीन्स अरेस्ट होने से पहले ही मैं बेल लेके जा रही हूँ कि मैं अरेस्ट होने वाली हूँ उस क्राइम के लिए, और उससे पहले ही मैं बेल लेके जा रही हूँ कि मैं अरेस्ट हो सकती हूँ, तो आई माइट गेट अरेस्टेड.
तो उसके लिए जब मैं बेल एप्लीकेशन साइन करती हूँ तो उसको हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं. तो व्हेन द पर्सन हैज़ एन एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग अरेस्टेड, द पर्सन कैन अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल. सो इसके लिए, इसके रिगार्डिंग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. इसमें गाइडलाइंस दे रखी है फॉर एंटिसिपेटरी बेल. यू मस्ट स्टडी द गाइडलाइंस. Now, what are the important provisions we have discussed? That is section 436, which defines that किस केसेस में बेल ली जा सकती है, जिसमें हमारे बेलेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग है कि अगर किसी भी पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है तो उसके रिगार्डिंग भी वांट्स बेल, तो वो सेक्शन 436 के अंडर अप्लाई कर सकता है. देन 436 ए के अंदर डिफाइन कर रखा है कितने मैक्सिमम पीरियड तक प्रिजनर को अंडर ट्रायल रखा जा सकता है, कितने टाइम तक उसको डिटेन किया जा सकता है. 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग बेल को डिफाइन करा गया है. 438 में डायरेक्शंस दे रखी हैं फॉर द एंटिसिपेटरी बेल, कि अगर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अगर किसी पर्सन को अप्लाई करना है तो इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 438. देन कम्स 437 क्लॉज 5, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट section, that is cancellation of bail. तो bail can be cancelled, any bail can be cancelled, regular, interim or anticipatory bail on the directions of the high court or court of session. Now 439 is very important because इसके अंदर special powers define करी गई है किसकी, हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ सेशन के रिगार्डिंग बेल, जिसमें वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ग्रांट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. Now there are Q&A session, which is very important. Basically these are the doubts which we get when we study it. So मैंने 3 questions को इसमें डिफाइन करा है, जिसमें आपको इजली मैं Q&A सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ. मेरे अकॉर्डिंग ये 3 डाउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड लेट्स डिस्कस दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड. तो अंडर ट्रायल प्रिजनर कब तक डिटेन करा जा सकता है, ये अभी हमने पिछले साइड में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन सा था, 436 ए था, जिसके अंडर डिफाइन करा गया कितने पीरियड तक एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन किया जा सकता है. सो द अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है, that person can be released on a bail by court if he has served 1/2 of the maximum term of sentence. That means अगर उसे नॉर्मल ऑफेंस के लिए 10 साल की सज़ा होनी चाहिए थी और उसने 5 साल निकाल दिए हैं, तो उसको हम बेल, उसको है कोर्ट जो है बेल पे रिलीज़ कर देगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इफ़ ही हैज़ served 1/2 of the maximum term of sentence as may be required to serve if such person would have served as punishment if convicted. अगर वो कन्विक्ट हो जाता और उसको अगर 10 साल की सज़ा मिलती, लेकिन अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, उसने जितनी उसको सज़ा मिलनी थी उसका आधा हिस्सा यानी आधा टाइम उसने ऑलरेडी भुगत लिया है, तो उस केसेस में हम उसको मैक्सिमम पीरियड वो उसको कवर कर लिया जाता है. Second question is, can I get bail if I am accused for non-bailable offense? Yes, of course you can get bail. The accused can get bail for a non-bailable offense. So bail can be obtained from sessions court or high court, depending upon the seriousness of the offense, कि कितना serious है वो crime, if the accused is being charged, and only on the discretion of court. So bail is a rule and jail is an exception. It is a very important slogan. ये आपने लाइव लॉ के आर्टिकल्स में ही पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ करी गई है, bail is a rule and jail is an exception. Then comes what is cancellation of bail. तो cancellation of bail जो पावर है वो सिर्फ कोर्ट के पास है, सेक्शन 437 क्लॉज 5 के तहत और 439 सेक्शन क्लॉज 2 ऑफ CRPC, इसके अंडर ये पावर दी गई है कोर्ट्स को, that court has the power to cancel the bail even at later stage. Thank you so much guys for watching this video. If you really like this video and if you find it knowledgeable, please like, share and subscribe it to your law friends, or if you are teaching some students, you can share to them also. Thank you so much.